50,000 के एक फोन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? यही कि हाथ में प्रीमियम फील होना चाहिए, बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले होनी चाहिए, कमाल की परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा, अमेजिंग एआई वगैरह वगैरह। इनमें से एक दो चीजें छोड़कर इस फोन से मैंने भी यही एक्सपेक्ट किया था। अब देखते हैं इसने मेरी कितनी उम्मीदों को पूरा करा और आपको इस फोन से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए। यह है गूगल पिक्सल 9 है, जिसे पिछले 10 दिनों से मैं बहुत तगड़े तरीके से यूज कर रहा हूँ। तो चलो फिर इस पर 50,000 की उम्मीदों का भार डालते हुए शुरू करते हैं इसके डिजाइन से। गूगल एक डेटा कंपनी है, इसका प्रूफ आपको इसके डिजाइन से मिल जाएगा। डेटा बताता है कि जो भी नए यूजर्स पिक्सल पर शिफ्ट होते हैं वो ज्यादातर आईफोन यूजर होते हैं, ना कि सैमसंग। तो इसके डिजाइन को देखकर पता नहीं क्यों मुझे मेरे स्कूल की याद आ गई। इसका हर एक कर्व आईफोन से हेवीली इंस्पायर्ड है। साइड में एज एक्सपेक्टेड मेटल ही मिलता है, लेकिन पीछे आपको प्लास्टिक मिलता है। वैसे दूर से देखकर कोई भी नहीं बता पाएगा कि पीछे प्लास्टिक है, लेकिन इस प्राइस में ग्लास एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन हाँ, फोन चीप कहीं से भी फील नहीं होता। बस गूगल ने यहाँ पर एक चीज अलग करी है। एंड्रॉइड में जितने भी फोन है सब अपने वॉल्यूम बटन और पावर बटन की पोजीशन को ऊपर नीचे करते रहते हैं, लेकिन कोई भी इनको आपस में एक्सचेंज नहीं करता। गूगल ने यहाँ पर इनके ओरिएंटेशन को ही स्वैप कर दिया, और मुझे ऐसा लगता है गूगल ने ये इसलिए करा है ताकि इसके बाद जब कोई दूसरे फोन पर शिफ्ट हो तो उसे थोड़ा सा ऑड फील हो, जो कि होता भी है। लंबे टाइम तक इसे यूज करने के बाद जब भी मैं दूसरे फोन पर शिफ्ट होता हूं तो मुझे लगता है कि उस फोन के साथ कुछ तो गड़बड़ है। बार बार पावर बटन की जगह वॉल्यूम बटन दबने लगता है। तो गूगल, अगर तुमने यही सोचकर ये काम करा है तो कांग्रेचुलेशंस, ये चीज एक्चुअली काम कर रही है। और दूसरा, अगर तुम्हें लगता है मैंने गूगल की स्ट्रेटेजी डिकोड कर दी है तो सब्सक्राइब कर दो। चलो इसी बात पे एक और बढ़िया चीज दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, इसे कहते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर। हर फोन में अच्छा आता है, इसका भी बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छी बात है इसकी पोजीशन। दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर फिंगरप्रिंट सेंसर। जबकि सैमसंग का भी थोड़ा सा नीचे है, जबकि वो एक लंबा फोन है, उसमें तो हल्का सा और ऊपर होना चाहिए था। तो मेरी सभी कंपनियों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगर तुम्हें कहीं से कुछ कॉपी करना है तो इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन को कॉपी कर लो। अब फिंगरप्रिंट की बात चल रही है तो लगे हाँ डिस्प्ले को भी कवर कर लेते हैं। बट बिफोर दैट, अगर तुम अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर बनाने का प्लान कर रहे हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेस्ट टूल है। ये है उडू ई कॉमर्स ऐप। एक ऐसा ऐप जहां पर आप चाहे तो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हो या फिर बिल्कुल नया ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हो। ये एक इजी टू यूज, नो कोड एंड फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सिर्फ 4 सिंपल स्टेप में अपनी ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हो। यहाँ पर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड कर पाओगे। आपको इवन चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन मिलता है, जिसके हेल्प से आप प्रोडक्ट डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन और भी बहुत कुछ लिख पाओगे। फ्री इमेजेस के लिए आपको अनस्प्लैश का इंटीग्रेशन मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट रिलेटेड फोटोज को फ्री में ऐड कर पाओगे। एंड लास्टली, अपने स्टोर की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए आपको स्मार्ट एनालिटिक्स भी मिलेगा, जो आपके स्टोर का सारा डेटा आपको निकाल कर दे देगा। अब आप इसका यूज करके अपने बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाकर एक बार उडू के ई कॉमर्स को चेकआउट जरूर करना। ओके, तो इस फोन की डिस्प्ले इसका सेकंड बेस्ट पार्ट है। ये एक 6.3 इंच 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है जो बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन इसमें 3 प्रॉब्लम है। पहला, बेजल्स बहुत ज्यादा हैं, जो इसकी प्रैक्टिकलिटी पर कोई भी असर नहीं डालते, लेकिन इसकी सुंदरता को कम कर देते हैं। दूसरा, पता नहीं क्यों ये बाय डिफॉल्ट 60 हर्ट्ज पे आता है। आपको सेटिंग में जाकर इसके 120 हर्ट्ज को इनेबल करना पड़ता है। देखो, पिक्सल और आईफोन यूजर ज्यादा टेक सेवी नहीं होते, उन्हें 120 हर्ट्ज, एमोलेड डिस्प्ले, यूएफएस स्टोरेज ये सब कुछ समझ में नहीं आता। उनको तो ये फोन बॉक्स से निकालने के बाद ऐसे ही लगेगा ना कि इसकी स्मूथनेस बाकी एंड्रॉइड जैसी फील पता नहीं क्यों नहीं हो रही। तो बाय डिफॉल्ट ये फोन 120 हर्ट्ज पे आना चाहिए था, और अगर किसी को बैटरी बचानी है तो वो वापस जाकर उसको 60 हर्ट्ज पे कर सकता है। थर्ड प्रॉब्लम इज इस डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। एक तो ये 12 साल पुराना ग्लास है, दूसरा गोरिल्ला ग्लास 3 इकलौता वो ग्लास था जिसको स्क्रैच रेजिस्टेंट के लिए ज्यादा बनाया गया था। अब जिस पर स्क्रैच नहीं पड़ेगा, इसका मतलब वो हार्ड होगी। जो चीज ज्यादा हार्ड होगी उसके टूटने के चांस भी उतने ज्यादा रहते हैं। इसीलिए गोरिल्ला ग्लास 3 की ड्रॉप प्रोटेक्शन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन स्क्रैच प्रोटेक्शन बहुत कमाल की थी। लेकिन अब जो ग्लास आ रहे हैं, चाहे वो एप्पल का सिरामिक शील्ड हो या फिर विक्टस प्लस, वो आपके फोन को ड्रॉप से ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। बेसिकली कंपनी को ये लगता है कि लोग टेम्पर्ड लगाकर स्क्रैच से तो अपने आप बचा ही लेंगे, हम ड्रॉप से बचाने का काम करते हैं, जो कि बिल्कुल सही चीज है। बट यहाँ पर शायद गूगल ने सोचा कि हम कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर तो दे नहीं रहे एनवायरनमेंट के नाम पे, तो लोगों के फोन स्क्रैच होंगे, बाहर टेम्पर्ड वगैरह तो मिलता नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये ग्लास चूज किया है। और अगर फोन गिरने से टूटता है तो कह देंगे कि ये तो तुम्हारी गलती है। इनके अलावा डिस्प्ले बहुत ही कमाल की है, फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले है, जिससे आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अब मैंने बोला था कि इसकी डिस्प्ले इसका सेकंड बेस्ट पार्ट है। इसका बेस्ट पार्ट है इसका सॉफ्टवेयर। फोन में जितने भी एनिमेशन है, जहां भी एनिमेशन है, सारे बटरी स्मूथ है। फोन में कोई ब्लोटवेयर नहीं है, फालतू की नोटिफिकेशन नहीं आती, और मार्केट में ये इकलौता ऐसा फोन है जिसे एंड्रॉइड 22 तक का सपोर्ट मिलेगा। इसे और सैमसंग के One UI 7 को यूज करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में पहली बार, एटलीस्ट फॉर मी, एंड्रॉइड
आईफोन के iOS को पीछे छोड़ चुका है। मुझे iOS का अटेंशन टू डिटेल बहुत पसंद है और इस डिपार्टमेंट में पिक्सल ने भी बहुत कमाल काम किया है। इसमें भी iOS की तरह हर एक चीज सोची समझी दिखती है, चाहे वो नोटिफिकेशन पैनल का स्क्रीन के बेजल्स के साथ अलाइन होना हो, टॉर्च का एनिमेशन, पूरे UI के अंदर हैप्टिक का इंटीग्रेशन और उसकी क्वालिटी, हर एक चीज बहुत कमाल है। किसी भी चीज को आप छूते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता आप सिर्फ टच कर रहे हो, आपको वो चीज हैप्टिक के थ्रू फील होती है। वॉल्यूम डाउन करने पे हैप्टिक फीड कम रहेगा, वॉल्यूम अप करने पे, ब्राइटनेस अप करने पे ये ज्यादा होता चला जाएगा। तो ये सारी वो छोटी छोटी चीजें हैं जो स्पेक शीट पर नहीं आ पाती और ना ही कोई अपने 2 दिन के रिव्यू में आपको ये चीजें बता पाएगा। इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। ये फोन भी सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की वजह से बिकता है। आपको भी पता है इसमें कितनी कमियां हैं। तो जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप ये छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। अब लोगों का सवाल होगा कि सॉफ्टवेयर इसका बहुत ज्यादा बोरिंग रहता है, तो नहीं, फन के लिए इसमें काफी सारी चीजें हैं। जैसे इसमें ऑडियो इमोजी का सपोर्ट मिल जाता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर कॉन्वर्सेशन में आपको किसी बात पर बहुत ज्यादा इमोशन दिखाना है तो वो आप दिखा सकते हो। अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आई तो आप उसके मुंह पे पात भी सकते हो। आई विश ये सैमसंग के अंदर होता, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन के इमोशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जो एक्चुअली मजेदार चीज है। कैमरा के अंदर आपको बेस्ट टेक मिल जाता है जो कि ठीक है, और क्योंकि मैं अभी ग्रुप के साथ कहीं भी बाहर नहीं गया तो इसका भी एक्चुअल यूज मुझे नहीं मिला है। लेकिन हाँ, एडमी बड़ी कमाल की चीज है, वो पार्टी ट्रिक्स की तरह भी यूज हो जाती है। मतलब ये एक ऐसी चीज है जिससे लोग थोड़ी देर तक तो खेलेंगे। इसके बाद पिक्सल AI मेरे हिसाब से सैमसंग के बाद सेकंड नंबर पर आता है। मैजिक इरेजर तो आपको हर जगह मिलता है, लेकिन इसमें आपको री इमेजिन मिलता है, जहां पर आप अपनी इमेजिनेशन का यूज करके बहुत कुछ कर सकते हो, और ये मेरी उम्मीद से तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। टाइम पास के लिए आप पिक्सल स्टूडियो में भी बहुत सारे काम कर सकते हो। तो फन के लिए काफी सारी चीजें इसमें है। हाँ, गूगल असिस्टेंट की जगह अब इसमें जेमिनाई ने ले ली है, और मुझे इस चीज के लिए थोड़ा सा माफ करना, क्योंकि मैं अभी काफी ज्यादा बिजी रहा हूं, तो इसके जेमिनाई को मैं वैसे यूज नहीं कर पाया, अपने डेली लाइफ में नहीं ले पाया जैसे यूज करके मुझे रिव्यू में बताना था। तो इसीलिए मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। आई एम रियली सॉरी। फोन के स्पीकर्स बहुत कमाल के हैं। ऑब्वियसली अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो वो सही चीज नहीं होगी, लेकिन फॉर द प्राइस स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं। अब आप सोच रहे होगे कि इतनी देर हो गई, गूगल पिक्सल की बात कर रहे हैं और हमने कैमरा की बात अभी तक नहीं करी। वो इसलिए क्योंकि शायद जब हम कैमरा की बात करेंगे तो आपको वो पसंद नहीं आएगी। सबसे पहले तो पिक्सल 8a के अंदर जो 64 मेगापिक्सल का सेंसर आता था उसको घटाकर 48 मेगापिक्सल का कर दिया। अब अगर ये सेंसर साइज में थोड़ा बड़ा होता तो भी एक्सेप्ट किया जा सकता था, लेकिन एक तो मेगापिक्सल काउंट कम कर दिया, ऊपर से साइज भी छोटा कर दिया। तो ऑब्वियसली इस डाउनग्रेड का आपको असर रिजल्ट्स में भी दिखेगा। पहले अच्छी अच्छी चीजें देख लेते हैं, फिर बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। फोन की कलर एक्यूरेसी बहुत ही कमाल की है। बैक में चाहे आप मेन कैमरा से फोटो लो, चाहे अल्ट्रा वाइड से, या फिर आप इन दोनों की ही कलर कंसिस्टेंसी को देखो। एक तो ये सही कलर्स लेता है, ऊपर से मेन और अल्ट्रा वाइड के अंदर कलर शिफ्ट भी नहीं करता। बाकी इसके अलावा इसके कैमरे की और ज्यादा तारीफ नहीं हो पाएगी। दिक्कतों की बात करते हैं। पिक्सल 8a के मुकाबले इसकी फोटो थोड़ी सी सॉफ्ट आती हैं, और जहां पर शार्प आती हैं वहां पर इसकी ओवर प्रोसेसिंग के चलते वो ओवर शार्प हो जाती है। फोन का डायनेमिक रेंज ब्राइट एरिया को अच्छे से मैनेज कर लेता है, लेकिन शेडोज एरिया को काफी ज्यादा क्रश कर देता है। ओवरऑल थोड़ी सी फोटोज कॉन्ट्रास्टी आती हैं। सैडली द कैमरा इज नॉट द बेस्ट पार्ट ऑफ द फोन, जो कि पिक्सल की जान हुआ करता था। जो इसकी जान नहीं हुआ करता था वो था इसका परफॉर्मेंस। इसमें भी पिक्सल 9 सीरीज वाला टेंसर G4 लगा हुआ है, जो कि Exynos 2400 पर बेस्ड है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस Exynos से बहुत ही कम है। देखो, डेली टास्क को ये बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेगा, सारी चीजें मक्खन की तरह चलेंगी, कहीं पर लैग नहीं। इवन कैजुअल गेमिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। जैसे मैंने इस पर सबसे बड़ा गेंशिन इम्पैक्ट फुल रेजोल्यूशन पर खेला तो पहले 20 मिनट तक मुझे लगभग 50 FPS बहुत आराम से मिले, लेकिन फिर धीरे धीरे फोन हीट करना शुरू हुआ और थोड़ी सी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई। अब पिक्सल ने कभी भी परफॉर्मेंस को टारगेट नहीं करा है, तो इसकी परफॉर्मेंस की कमियां बताकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस ये जान लो कि डेली टास्क बहुत मक्खन होंगे, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हैवी टास्क दोगे तो वहां पर ये स्ट्रगल करेगा। उस प्राइस में आपको अच्छे फोन मिल जाएंगे लाइक iQOO 12। हाँ, रैम के लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगा 8GB रैम है, जो कि अभी के लिए कम नहीं है, लेकिन आने वाले कल के लिए जरूर है, क्योंकि इसके अंदर आपको 7 साल का OS अपडेट प्रॉमिस करा गया है और बहुत सारे AI के टास्क इसमें ऑन डिवाइस करे जाते हैं। तो आज तो 8GB रैम इज मोर देन इनफ, लेकिन आज से 2.5-3 साल के बाद मुझे लगता है कि इसमें रैम की कमी पड़ने लग जाएगी, और इसीलिए मेरे हिसाब से इसमें 12GB रैम होनी चाहिए थी, या एटलीस्ट एक्स्ट्रा वेरिएंट आना चाहिए था 12GB रैम के साथ, ताकि लोगों के पास एक ऑप्शन रहे। अभी ये सिर्फ एक ही वेरिएंट में बिकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर एक पिक्सल के पैदा होने के साथ ही उसके साथ जुड़ जाता है, इसमें कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है। देखो, हर पिक्सल के साथ जनरली 2 नेटवर्क इशू आते हैं। पहला, लो नेटवर्क एरिया में
सिग्नल ही चले जाते हैं, दूसरा इंटरनेट कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब पहली प्रॉब्लम तो इसने काफी हद तक फिक्स कर ली है, क्योंकि मैं इसके साथ बहुत जगहों पर गया हूँ, कई लो नेटवर्क एरिया में भी गया हूँ, वहां पर इसने सिग्नल तो ड्रॉप नहीं करा और ना ही फोन पर बात करते करते एक बार भी मेरी कॉल कट हुई है। हाँ, इंटरनेट से रिलेटेड पहले जितने इशू नहीं है, लेकिन स्टिल इश्यूज हैं। जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली 2-3 सेकंड के लिए इंटरनेट बंद हो जाएगा, फिर वापस से चालू हो जाएगा। व्हाट्सएप पर किसी से चैट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मैसेज जाने बंद हो जाते हैं, फिर 5-10 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो मैं एक्स के अंदर कुछ वीडियोस देख रहा था, ऑटोमेटिकली अपने आप पॉज हो जा रही थी, मुझे या तो ऊपर नीचे करके या फिर वापस जाकर उसे दोबारा से प्ले करना पड़ रहा था। और क्योंकि मैंने ये इशू बाकी किसी से नहीं सुने, तो हो सकता है ये केवल इसी यूनिट का इशू हो और सॉफ्टवेयर के थ्रू इसे फिक्स करा जा सकता है। अब आप सोच रहे होगे कि पिक्सल 9 में ये सारे इशू नहीं थे, इसमें क्यों आए हैं? तो पिक्सल 9 के अंदर आपका एक्सिनोस 5400 मॉडेम का यूज करा गया था, इसके अंदर 5300 का यूज करा गया है, ऑलमोस्ट वही जो 8 सीरीज के अंदर यूज करा गया था। और 8 सीरीज का आपको पता ही है कि नेटवर्क के कितने सारे इशू थे। इसके बाद इस फोन की तीसरी सबसे अच्छी चीज है इसकी बैटरी। इसमें आपको 5100 mAh की बैटरी मिलती है, जो बहुत ही प्यारे तरीके से ऑप्टिमाइज करी गई है। अब देखो, एसओटी वाला गेम मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हर किसी का फोन को यूज करने का तरीका अलग होता है। इसी वजह से मैंने अपना एक सिस्टम बनाया है और आज से मैं सारे फोन के रिव्यूज में इसी सिस्टम को यूज करके बैटरी का टेस्ट करूंगा। ये रहा यूज केस और ये रहा इस फोन का रिजल्ट। और ये एक दिन का स्टैट नहीं है, ये 10 दिन का ऑन एन एवरेज है। तो इससे आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि आपके यूज केस के हिसाब से फोन कितना चलेगा। मैं बता रहा हूँ, बैटरी तो बहुत ही कमाल की है, उससे तो आपको 1% भी शिकायत नहीं आएगी। ओके, तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। ये एक ऐसा फोन है जिससे मैं दूर तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर। लेकिन 50,000 रुपए भी मैं इसके लिए नहीं देना चाहता। तो शायद आने वाले बीबीडी सेल में ये 35 से 40,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। 50,000 के उम्मीदों के बाहर को ये फोन नहीं सह पाया, लेकिन 35 से 40,000 रुपए के अंदर अगर आपको हैवी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए और अगर आपको अपनी फोटोज को एडिट करना आता है, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा डिवाइस हो सकता है। बाकी अगर आपको आपके बजट के हिसाब से फोन ढूंढना है तो वो ये रहा। अगर आपको iPhone 17 के बारे में सब कुछ जानना है तो यहाँ पहुंचो, मैं तुमसे वही मिलता हूँ।